कि नहीं मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, शायद मेंस नहीं निकलेगा, जबकि ये मेरे को यही चीज़ बता रहे हैं कि प्रीलिम्स पे फोकस करो, मेंस देख लेंगे बाद में। लेकिन ये अपना डाउट दूर नहीं कर पा रहे हैं। मे भी यही एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी कोचिंग की स्ट्रेटजीज हैं, इतने सारे टॉपर वीडियोज़ हैं, तो ऐसा लगता है अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं और 4 चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ छूट जाएगा। तो उस चक्कर में आप जो एक चीज़ कर रहे थे वो भी अच्छे से नहीं नए कर रहे। एस्पिरेंट्स हैं जो आप लोग तैयारी करना आना चाहते हैं, तो दोनों का मैं फाइनल जो सजेशन है कि संजय जी का क्या सजेशन है आप लोगों के लिए और अरविंद जी का क्या सजेशन है, तो फाइनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो संजय जी, आप जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करने के लिए आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक शानदार एप्लीकेशन के बारे में बता देता हूं। अगर आप एक यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आप प्रिपलेडर एप्लीकेशन के साथ जुड़कर अपनी यूपीएससी जर्नी को और आसान बना सकते हैं। यहां पर आपको सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नोट्स मिल जाएंगे, एनसीईआरटी नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक्सटेंसिव क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स और मेंस के लिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी पॉलिटी को और मजबूत बनाना चाहते हो तो अभी आपके पास एक शानदार मौका है। 15 जनवरी तक फ्री में आप इंडिया की टॉप फैकल्टी एम पुरी सर के द्वारा फ्री में पॉलिटी पढ़ सकते हो। तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, जाइए फटाफट एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इनके यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री। दोस्तों, आज की वीडियो एंड तक देखना और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है। हमारे साथ संजय जी बैठे हुए हैं जो कि अभी इनका 5th अटैम्प्ट है यूपीएससी का और अभी तक प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ है। और हमारे साथ बैठे हुए हैं अरविंद सर जो अभी 2nd अटैम्प्ट में इन्होंने आईएएस में सिलेक्शन हुआ है 1, 2, 3 रैंक के साथ। लेकिन सर इनको अपना मेंटोर बताते हैं कि इनकी स्ट्रेटजी बताई हुई इन्होंने ही मुझे गाइड किया था कि कैसे यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। तो जो शख्स 5 साल से सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है प्रीलिम्स में भी, वो दूसरे को स्ट्रेटजी बताता है और उसका सिलेक्शन 2nd अटेम्प्ट में हो जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे हुई, क्या है, और वो स्ट्रेटजी इनके लिए काम क्यों नहीं करती, तो इसके लिए मैंने सर से बहुत रिक्वेस्ट करी थी संजय जी से कि वीडियो में प्लीज़ आइए। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। बाकी मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि ऐसा क्या है कि वो वही स्ट्रेटजी सेम आपके लिए काम नहीं कर रही है, और अगर आप किसी को मेंटोर करते हो, गाइड करते हो, तो वो स्ट्रेटजी दूसरे के लिए काम कर जाती है। और वो अभी लाइव आपके सामने बैठे हुए हैं, आईएएस हैं और आज ही मसूरी के लिए निकलने वाले हैं। जो मसूरी आप देखते हो यूट्यूब पर, उसी के चमक धमक में आप यूपीएससी की तैयारी में आते हो। तो प्लीज़ सर आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए, ये कैसे क्या है स्ट्रेटजी। ओके, सबसे पहले थोड़ी मैं बैकग्राउंड में जाना चाहूँगा कि जर्नी स्टार्ट हुई थी 2017 से, जब मैं इस फील्ड में आया। और उस टाइम मैं कॉलेज से डिसाइड किया था कि मुझे इसमें जाना है, ठीक है। तो मैंने 1 साल दिया कोचिंग में, कोचिंग किया मैंने। फिर मैंने एक दिन क्या हुआ, अरविंद की थोड़ी सी बैकग्राउंड डालूंगा मैं इनके बर्थडे पे गया था 8 जून 17 में ही, गुड़गांव में। फिर वहाँ से बात स्टार्ट हुई, ये भी हमसे मिलने आए मेरे रूम पे, बोले कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे को ही करना है। हम कहा ठीक है। तो जो मेरे को अगर ये मेंटर बोल रहे हैं तो ये इनकी मैं उनको रिगार्ड देना चाहता हूँ इसके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और बात यह है कि फिर वहाँ से हम दोनों ने थोड़ा प्लान किया कि हाँ आप भी इस फील्ड में आना चाहते हैं तो थोड़ा ऐसे प्लान होना चाहिए, रफ आइडिया हम लोग एक दूसरे से समझे। तो इन्होंने भी मन बनाया। फिर 2-3 महीने भी अपने डिसीजन लेके जॉब वगैरह से फिर इन्होंने आए, कोचिंग में भी आए और प्रिपरेशन यही स्टार्ट किए। पॉइंट ये है कि जहाँ बोलते हैं कि थोड़ा सा मैंने इनको जो बताया, इन पे स्ट्रेटजी की काम कर गई, अब मेरे पे खुद काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा मेरी जो फर्स्ट ईयर में स्ट्रेटजी थी, उसमें मेरी सबसे बड़ी जो बैकवर्डनेस थी वो प्लानिंग थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा प्लानिंग आप नहीं करते हैं तो अपने आप को एक रूम देते हैं कि ठीक है कुछ काम अब नहीं कर रहे हैं, तो प्लानिंग भी नहीं है और काम भी नहीं हो रहा, तो चलते रहता है, हम एक्सक्यूज़ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी बहुत प्लानिंग होनी चाहिए कि आपका एक माइंड वर्क, एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि अब मुझे एक टास्क है, उस टास्क को मुझे कंप्लीट करना है। वो कहीं मेरे को लैक कर रही थी, फर्स्ट ईयर में भी लैक की, और मैंने सेम कह लें मोर और लेस सेकेंड टाइम में भी यही रिपीट किया। मैंने कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी मैंने बनाई, थोड़ी बहुत प्लानिंग की, लेकिन उतना इफेक्टिव प्लानिंग मेरी नहीं रही जो काम कर जाए, ठीक है। और जब सेकेंड अटेम्प्ट में था तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही था मैं, उसी टाइम अरविंद ने बोला, और प्रीलिम्स से 2-3 महीने पहले, कि मेरे को थोड़ा प्रीलिम्स का ऐसा वैसा है, मैं क्या करूं, मेंस का मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, अरविंद ने बोला। मैंने उनको बोला कि
आप मेंस की चिंता छोड़ दीजिए, केवल प्रीलिम्स के लिए फोकस कीजिए। एक बार आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, मेंस एकदम हल्के में हो जाएगा, निकल जाएगा आपका। अरविंद ने केवल वही मेरी बात को लेके केवल प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी किया उसने, और उसका मतलब क्लियर था, क्लैरिटी था। मेरे अंदर ये चीज़ लैक कर रही थी, मैं खुद को मतलब गाइड नहीं कर पाया। मैंने जो चीज़ अरविंद को बताया कि आप बिल्कुल प्रीलिम्स फोकस कीजिए, मेंस की भी कोई चिंता नहीं करनी है। और मैंने क्या किया, मैं मिक्स करके कर रहा था, मैं मेंस की भी कर रहा था और प्रीलिम्स की कर रहा था, जो वो टाइम पे नहीं होना चाहिए था। मेरा टाइमिंग गलत था। वही गलती मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में अपनाई कि मैं मेंस पे बहुत ज़्यादा ही फोकस हो गया, जबकि मुझे पता है कि मैं प्रीलिम्स में फेल हो चुका हूँ। मुझे काम वहाँ करना चाहिए, जहाँ मैं फेल हो रहा हूँ काम वहाँ नहीं करके जहाँ मैं एलिजिबल नहीं हूँ वहाँ काम ज़्यादा कर रहा था। तो ये मुझसे भूल हुई है, और मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना हो और किसी को इतना टाइम ना लगे। सबके साथ ऐसा हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। ओके सर, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि सब कुछ पता होते हुए भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ पता नहीं होगा, जब आप किसी को बता पा रहे हो सारी चीज़ें, तो वो अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं होती हैं? ऐसा कहाँ पे वो गैप रह जाता है? ऐसी कौन सी ऐसी बात है कि वो अपने ऊपर अप्लाई ना होते हुए, पता तो सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं कि आपको ज्ञान की कमी है या फिर ऐसा है, वो सारा कुछ पता है, तो वो कमी कहाँ रह जाती है? जी। बात है यहाँ कमी की, तो कमी अगर जैसे कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पे कहीं ना कहीं एक पहली बात तो इसमें नॉलेज गैप की आती है। नॉलेज गैप मतलब प्राइमरी है कि आप नॉलेज गैप की वजह से क्लियर नहीं कर पा रहे हो। अगर आपको लगता है कि नॉलेज हो गया, आपका एनरिच्ड हो गया है, तो फिर कहीं ना कहीं आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। जो भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी है वो कहीं ना कहीं गलत है ना। तो मेरा जब थर्ड अटेम्प्ट था तो मैंने उस टाइम स्ट्रेटजी बनाई कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, सब करना है। तो उस टाइम कोविड आ गया, मैं घर पे चला गया, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, उतना इफेक्टिव नहीं रही जितनी होनी चाहिए थी, जितनी हो सकती थी। और कोरोना के टाइम पे थर्ड अटेम्प्ट के बाद ही मैं एक गलती और मिस्टेक किया कि जब मुझे पता चल गया कि मेरे घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी इफेक्टिवली, और फिर भी मैंने अपना प्लान चेंज नहीं किया, मैं घर पे ही रहने का। जॉइंट फैमिली में थोड़ा सा इशू हो जाता है, नहीं हो पाती उतनी। तो अगर आपको कंफर्ट नहीं लग रहा होगा जहाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस कंफर्ट जोन को आप छोड़ के बाहर निकलिए। ये मेरे साथ नहीं हो पाया, है इस ना। चीज़ पे ही मैं फोकस करना चाहूँगा हाँ कि हाँ आप अपने कंफर्ट जोन में मत फंसे रहिए। हाँ आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप एक गोल सेट करते हैं, एक लाइफ का पाथ भी डिसाइड करते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि आपका पाथ जो डिसाइड हो गया है, कहने का मतलब ये है कि आपने एक चीज़ में कंफर्टेबल एक कंफर्ट सेट कर लिया है कि नहीं मैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये शायद मेरे लिए नहीं है। कई बार आ जाता है माइंड में, लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आप उस आइडिया के साथ बहुत कंफर्टेबल हो गए हो। अगर आपसे पूछेंगे अच्छा यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ दी, फिर क्या कर रहे हो आप, और आप बता नहीं पाते और क्या कर रहे हैं आप। तो कभी भी किसी चीज़ के साथ इतना कंफर्टेबल मत हो जाइए कि उसके बिना लाइफ इमेजिन ना कर सकें, कि आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऐसे ही कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना पड़ा तो आप कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि कंफर्टेबल हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे ही आप इस लोकेशन, आप घर पे कंफर्टेबल हैं, पढ़ाई नहीं हो रही लेकिन कंफर्टेबल हैं, तो आप वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। आप दोस्तों के साथ कंफर्टेबल हैं और वो कंफर्ट जोन नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुल मिला के आपको ऐसा सेट करना पड़ेगा कि जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे की, वैसे हम तुरंत ढल जाएंगे। कंफर्ट सीख करने नहीं आए, सक्सेस सीख करने आए, सफलता ढूंढने आए, कंफर्ट नहीं। ये मैं बोलना चाहूँगा। इनकी तरफ से मेरे को एक जगह दिखा था ऐसा कि ये बहुत ज़्यादा वही कॉमन फ्रेंड सर्कल, वही कॉमन रूम और वही कॉमन स्ट्रेटजी, वही फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कभी ऐसा अपने स्ट्रेटजी पे, जैसे इनकी स्ट्रेटजी मेरे पे काम कर रही है, इन पे काम नहीं करने का भी वजह हो सकता है कि ये खुद पे डाउट करते हैं, ठीक ना, कि नहीं मेरा प्रीलिम्स निकल जाएगा, शायद मेंस नहीं निकलेगा। जबकि ये मेरे को यही चीज़ बता रहे हैं कि प्रीलिम्स पे फोकस करो, मेंस देख लेंगे बाद में, लेकिन ये अपना डाउट दूर नहीं कर पा रहे हैं। मे भी यही रीज़न है। एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारी कोचिंग की स्ट्रेटजीज हैं, इतने सारे टॉपर वीडियोज़ हैं, तो ऐसा लगता है अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं और 4 चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ छूट जाएगा। तो उस चक्कर में आप जो एक चीज़ कर रहे थे वो भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 चीज़ें मेरे को जो दिखती हैं। और सर इसमें एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी में कहीं ना कहीं जो आपकी बैक में पढ़ाई लिखाई रही है, ग्रेजुएशन या स्कूलिंग, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत रोल अदा करती है। तो ऐसा कुछ है क्या? जी सर, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा रोल है इस चीज़ का।
अगर आप इस साल का भी सिलेक्शन देखेंगे, जैसे मैं एक दिन देख रहा था कि एमपी से कितने लोग सेलेक्टेड हैं, आउट ऑफ 39 पीपल, जितने 39 लोग थे, उसमें से कम 30 लोग ऐसे हैं जो प्रीमियर कॉलेजेस से, आईआईटी, एनआईटीज, आईआईएम, या फिर बहुत अच्छे लॉ कॉलेज से, बहुत अच्छे डीयू के कॉलेज से। तो ये कहीं ना कहीं मैटर करेगा कि आपने ग्रेजुएशन ईयर्स में क्या किया है। इसीलिए मैं नए एस्पिरेंट्स को बोलता हूँ कि जो नए एस्पिरेंट्स हैं, कि आप बहुत ज़्यादा यूपीएससी पे फोकस ना करके, आप 12th में है तो 12th पे फोकस करिए, ग्रेजुएशन में है तो ग्रेजुएशन का बेस्ट कॉलेज लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। अगर आपका माइंड डेवलप हो गया है ना टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ों के लिखने समझने की अगर क्षमता आ गई, तो आप कुछ भी नया चीज़ उठाइए, आप कर जाएंगे। जो आईआईटी के टॉपर्स हैं उनको कुछ भी चीज़ आप दीजिए, जो आईआईएम से निकले हुए हैं, सार्थक अग्रवाल जैसे 17th रैंकर इस साल के, कि उन्होंने जो भी चीज़ छुई है उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे, क्योंकि उनका विनर्स का माइंडसेट है। वो माइंडसेट डेवलप होता है आपके कॉलेज ईयर से, आपके उससे पहले के स्ट्रगल से, जो कोई नहीं नकार सकता। कितने भी टॉपर बोल रहे हैं कि एक आम परीक्षा है, आम लोग सेलेक्ट होते हैं, आप देख सकते हैं कि जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो आम नहीं थे कभी, वो पहले से ही उस विनर के माइंडसेट से आते हैं। तो एक आम लड़का भी सेलेक्ट हो सकता है, लेकिन वो एक साल में आम से खास नहीं हो जाएगा। उसको आम से खास होना है। मैं एक आम लड़का हूँ, बहुत ही छोटे से गांव से आया हूँ, लेकिन मैं खास होना शुरू किया जब मैंने एनआईटी में एडमिशन लिया, जब मैंने एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हाईएस्ट पेइंग जॉब और बहुत माइंड लगता है उसमें, ऐसी जगह जॉब करी, तब जाके धीरे धीरे आदमी खास होता है, टॉपर का माइंड सेट एक आता है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सबको देखनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो आईआईटीएन या फिर एनआईटी में है या फिर अच्छी ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, तो उनको पढ़ना पहले से आता है, और यहाँ पे बस ये है कि इनको थोड़ा डिफरेंट पढ़ना है, तो पढ़ना तो आता ही है, वो पढ़ लेंगे यहाँ। अभी जो नया एस्पिरेंट्स है, मतलब इनका ग्रेजुएशन अच्छा नहीं रहा, नॉर्मल किसी कॉलेज से बीए या बीएससी करके आए हैं, तो उनको अभी वो पढ़ना और वो तपना वो नहीं आता है। क्योंकि आईआईटी की अगर तैयारी कर रहे हो और उसमें सेलेक्ट हुए हो, तो इसका मतलब आपने 8-10 घंटे पहले पढ़ाई करी है, आपने वो तपस्या करी है। तो कहने का मतलब ये है। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा संजय जी कि ये जिद्दीपना कब तक, और अभी 5 साल आपको हो गई हैं, आपने प्लान बी के बारे में सोचा है या फिर आपने ठान ही लिया है कि 5 या 7, एक टाइम पे तो यूपीएससी भी मना कर देगा कि नहीं अब आप एग्जाम नहीं दे सकते, तो आपने आगे का क्या सोचा है? देखिए, अभी क्या है कि मेरे माइंड में प्लान बी जो कहते हैं होना चाहिए। 2-3 फेलियर के बाद होता ही है, नॉर्मल पर्सन के इंसान होता है प्लान बी। अभी मेरे माइंड में प्लान बी जैसा कोई आइडिया है नहीं। मेरे को अभी 1-8 साल अभी जो मैं लगा हूँ, मैं इस पर फोकस्ड, पूरा फुल फोकस्ड हूँ। इसके बाद अगर जिस दिन मैं क्विट कर दूंगा, मैं छोड़ दूंगा इस फील्ड को, उस दिन प्लान बी कर लूँगा। क्योंकि अभी क्या है कि प्लान बी करने से आपके जो पैरेलल आइडियाज़ चलेंगे, आइडिया पैरेलल्स चलेंगे, तो वो चीज़ मैं चलाना नहीं चाहता हूँ। और मैं जो अरविंद से सीखा हूँ इतने सालों में, कि जब मैं फेलियर हुआ तो मैं ऐसे उनसे पूछा, मिला उनसे, मैं बोला कि आप बताइए मेरी कमी क्या रही। इन्होंने मेरे को एक बहुत अच्छी बात बताई, जो मेरे को हर समय हिंट करती है और मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, कि जो स्ट्रेटजी आपने मेरे को बताई वो आपने खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैंने इनको बताया कि आप प्रीलिम्स का फोकस कीजिए, बिल्कुल मेंस का देखा जाएगा, और मैं वो खुद नहीं कर पाया, खुद पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो यहाँ से मुझे सीख मिली कि आप जो चीज़ दूसरे को बता रहे हो, ठीक है, उस पर आप खुद पहले इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है, तो दूसरे को अगर काम कर गए तो वो अच्छा है। आप भी आप चाहते हो आप पे काम करे, तो बिल्कुल उस पर फोकस्ड रहो, कन्फ्यूज मत रहो। तो मैं कहीं ना कहीं कन्फ्यूज रहा, और सबसे बड़ी बात जो अरविंद से सीखने को मिली लाइफ में मेरे को, कि क्लैरिटी, जीवन में क्लैरिटी कैसे लाई जाती है। इनको मैं देख के यही सीखा कि इनके जीवन में बहुत क्लैरिटी थी किसी भी चीज़ को लेके, कि अगर इनको पढ़ना भी यही चीज़ है तो हाँ क्लियर है कि यही पढ़ना है, अगर इनको ये चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो वही करना है, क्लियर, कन्फ्यूजन नहीं है इनको। वो हम कहीं न कहीं मिस आउट कर जाते हैं कि 4 लोगों की बात सुने और 4 लोगों का आइडिया इम्प्लीमेंट करने चले जाते हैं। 4 लोगों का आइडिया इम्प्लीमेंट मत कीजिए, फिल्टर कीजिए कि आपको जो बेस्ट सूट करे। और बात रही कि एडवाइस लेने की कि कोई किसी का मेंटर क्या कैसे हो सकता है, मैं बोलूँगा ऑथेंटिक बंदा होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए उसकी, और आपको ये ना लगे, बहुत वेगनेस ना लगे। अगर कोई ऑथेंटिक नहीं भी है तो उसमें वेगनेस ना लगे कि आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर रहा है, डुएबल बात होनी चाहिए, है ना। तो अरविंद से मुझे ये मिला कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसमें क्लैरिटी है कि नहीं है, बस। कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी एस्पिरेंट है, फेलियर है, पास कर रहा है, क्लैरिटी उसमें बहुत होता है। क्लैरिटी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं वो फेल कर जाएगा। हाँ संजय जी, मैं आप जानना चाहूँगा आपका ऑप्शनल और मीडियम के बारे में।
जी, मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम है, ऑप्शनल मेरा फ़िलॉसफी है, तो अभी तो मौका मिला नहीं है, जब मिलेगा तो उस पे भी बात करेंगे। ओके, तो आप कोचिंग लिया है आपने या फिर कैसे क्या? जी, मैंने 17 में कोचिंग ली थी, मेरी कोचिंग कंप्लीट हो चुकी है जीएस और ऑप्शनल की। अभी मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ और मैं टेस्ट सीरीज लिखता हूँ, तो बस इतना ही है अभी तो। उसके आगे कुछ कहना नहीं है। ओके दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और इंटरेक्शन अगर करने बैठे हैं तो 1 घंटा चल सकता है, क्योंकि इतना अनुभव है दोनों को ही। तो इसमें आपके सवाल ख़त्म होने वाले नहीं है, इनके जवाब ख़त्म होने वाले नहीं है। तो मैं अभी सिर्फ फाइनल क्वेश्चन पूछूंगा। आप जो नए एस्पिरेंट्स हैं, जो आप लोग तैयारी करने आना चाहते हैं, तो दोनों का मैं फाइनल जो सजेशन है कि संजय जी का क्या सजेशन है आप लोगों के लिए और अरविंद जी का क्या सजेशन है, तो फाइनल क्वेश्चन मैं पूछूंगा। तो संजय जी, आप जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? एक वर्ड में बोलूँ तो क्लैरिटी। जो आप कर रहे हो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, डाउट नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल फुल इम्प्लीमेंटेशन के साथ कंफर्ट जोन से बाहर आके अपने आप को मतलब बेवकूफ़ नहीं बनाना है। सबसे ऑनेस्ट पर्सन आप खुद हो, खुद के लिए आपको इवाल्यूएट कोई आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई आपको जज नहीं कर सकता है, आप खुद जानते हो। मोटिवेशन की बात जैसे आप करते हो, तो मोटिवेशन जिस दिन आप पढ़ लोगे, दिन भर की आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई, तो मोटिवेशन वहीं से आएगा। मोटिवेशन कोई वीडियोस वगैरह देखने से वो मोमेंट्री होता है। आप जिस पे काम कर रहे हो वो काम आपका अगर एफिशिएंट एक्यूरेट हो रहा है तो मोटिवेशन वहीं से आएगा, और क्लैरिटी बस। एक क्वेश्चन अभी मेरे माइंड में और आ गया है, वीडियो थोड़ा और लंबा हो जाएगा, कि तैयारी यहाँ पर करने स्टूडेंट आता है तो जाहिर सी बात है कि 24 घंटे सिर्फ पढ़ता ही नहीं होगा, अदर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होता होगा। तो यहाँ पर आप रहकर और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए या फिर थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए? तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वॉल्व रहते हो? जी जी। देखिए, आपका शेड्यूल ऐसा होता है कि आप कहीं जाते भी नहीं हैं, आप रूम में रहते हैं या फिर जहाँ भी आपके पढ़ने की जो जगह है, तो थोड़ा सा मैं मेडिटेशन फॉलो करता हूँ, और गाने वगैरह म्यूजिक सुन लिया बस, और थोड़े बाहर टहल लिया, वो भी ज़रूरी है। आप रूम में बैठे बैठे पैक रहेंगे दिन भर तो थोड़ा सा कमरसम हो जाता है। ओके। राइट। तो अरविंद जी, आप अपना जो भी सजेशन है, जो भी एडवाइस है नए एस्पिरेंट्स के लिए, वो देना चाहेंगे? पहला चीज़ तो संजय ने बोल ही दिया कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके माइंड में। दूसरा चीज़ ये है कि जब आप इसमें आ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर बहुत सारा कॉन्फिडेंस, जब भी इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो मजबूरियां मत गिनाइए, अपने को खुद मत गिनाइए कि मैं पुअर बैकग्राउंड से हूँ, मेरा हम्बल बैकग्राउंड है, मैं कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं इस मीडियम से हूँ, मैं मेरे साथ ये दिक्कतें हैं। उन सब से कुछ नहीं होने वाला, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप टाइम वेस्ट करेंगे, चले जाएंगे। जब इस प्रिपरेशन में आ रहे हैं तो स्किल्स गिन के आइए कि मैं बहुत अच्छा क्विक लर्नर हूँ, मैंने विनर्स का माइंडसेट है, मेरे अंदर क्लैरिटी है, मैं जो चीज़ करता हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं कंसिस्टेंटली 10 घंटे पढ़ सकता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर आपके अंदर हैं तब आइए। ये क्लैरिटी माइंड में रखिए कि आपकी मजबूरियों किसी को कोई वास्ता नहीं है, किसी को मतलब नहीं पड़ता उससे। दूसरी चीज़ एडवाइस की, जैसे संजय ने बात करी, तो एडवाइस मैं आपको जैसे बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त हैं, एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हुए थे और इस प्रिपरेशन में आए थे। मैं एनआईटी से पढ़ा हुआ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो आईईएस बन चुके थे या आईआरएस बन चुकी थी। एक मेरे दोस्त, बहुत सारे टॉपर्स हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में, लेकिन एडवाइस मैंने सिर्फ इनके लिए है। आज तक मैंने किसी और से कभी एडवाइस नहीं ली। तो ये चीज़, अगर आपको किसी टॉपर के एटीट्यूड को देखना है तो ये एटीट्यूड देखिए कि एक बार हमने एडवाइस ले ली मतलब ले ली। वो ब्रह्मा की लकीर है, उस कहीं से भी आई हो मतलब नहीं है, हम तो वही करेंगे। मेरे सारे टॉपर दोस्त हैं, उनसे मैंने एक अपने माइंडसेट बना लिया था कि उनसे मैं तब मिलूंगा जब उनके बराबर पहुंच जाऊंगा। अगर कोई सेलेक्टेड बंदा है तो उससे मैं उस दिन बात करूंगा जब मैं सेलेक्टेड रहूंगा और एज ए इक्वल बात करूंगा। मेंटर मैंने ढूंढ लिया है, बस यही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा जी। तो यही क्लैरिटी रखिए अपने माइंड में एकदम। ओके दोस्तों, ये जो इंट्रैक्शन चला काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था, थोड़ी डीप बातें करी गई यहाँ पर। जैसा कि संजय जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अरविंद जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो आप यहाँ से क्लियरिटी ले सकते हो, अपने माइंड को समझा सकते हो कि वो जिद्दी जो होना वो कहीं कहीं काम आता है, लेकिन पहले अपने आप को एवेल्यूएट करो, अपने आप को जानो कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बाद वो जिद्दीपन अपने अंदर लाओ। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल पढ़े हो, कहीं अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़े हो और आपने पढ़ना अभी तक सीखा नहीं है। देखो, स्कूल और कॉलेज में जो होता है उसको पढ़ाई नहीं बोला जाता है। पढ़ाई एक कंपटीशन में जब आते हो तो वो जब आपको दिखता है कि हमारे कंपटीशन में, एक कॉलेज में और स्कूल में कोई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि आप एक क्लास में होते हो, वहाँ 10, 20, 50 बच्चे होते हैं, वही कंपटीशन है आपका। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो पूरे देश भर से वहाँ पे एग्जाम दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ जो होगी वो काम आएगी।
तो अपनी स्ट्रेंथ पर काम करिए, अपनी वीकनेस देखिए, उसके बाद फाइनल डिसीजन लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी करनी है कि नहीं करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही वीडियोस मोटिवेशन फैक्ट्री पर लगातार आपको देखने को मिलेंगे। अभी आगे ऑफिसर्स के साथ सीरीज आने वाली है जहां मैं ऑफिसर्स से इंटरेक्शन करूंगा। ऑफिसर्स की जो लाइफ बाहर से आप देखते हो, स्टेटस में गाड़ी बंगला वो देखते हो, उसको मैं डीप थोड़ा जानना चाहूँगा कि उनके लाइफ में भी क्या स्ट्रगल है और वो जब ऑफिसर बन गया उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सिर्फ मौज मस्ती नहीं होती है, सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको गाड़ी दे दी जाती है सुबह शाम घूमो उस गाड़ी में बैठ के, ऐसा नहीं होता, काम करना पड़ता है। तो उसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।